हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज के क्लास बहुत विशेष क्लास है और उन बच्चों के लिए बहुत ही विशेष है जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें समझ में बिल्कुल नहीं आता। वो स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि ये तो बताइए एटलीस्ट कि कहाँ से शुरू किया जाए। तो उन तमाम बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो अपना सेशन रेगुलर चलता है शाम को 5 बजे, उस सेशन को समझ में आ जाए उनको, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करने लग जाए, इसके चलते आज की ये क्लास चल रही है। इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बिगिनर्स का ये सेशन है जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा। बहुत ही शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा मैं चीज़ों को और ध्यान से समझिएगा और नोट डाउन करिएगा और ये सेशन हम वीक में 1-2 दिन करेंगे ताकि जो बच्चे नए जुड़ते हैं चैनल पर उनको भी थोड़ा ओड ना लगे, वो भी कंफर्टेबल फ़ील कर पाएँ और वो भी आगे सेशंस को कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है? तो ये जो सेशन है देखिए न्यूज़पेपर पढ़ें कैसे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पहली बात तो क्यों पढ़ें? तो पढ़ना तो इसलिए है क्योंकि न्यूज़पेपर से बेहतर कोई चीज़ नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए, अगर आप किसी प्रतियोगी अंग्रेजी की बात करते हो तब, ठीक है? कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में सबसे बेहतरीन चीज़ है कि न्यूज़पेपर के थ्रू आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें एक साथ कवर की जा सकती हैं। और चूँकि लेटेस्ट होता है, चूँकि आप हर दिन एक नया अखबार पढ़ते हैं, नया आर्टिकल पढ़ते हैं, तो उसके चलते आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब पढ़ें कैसे ये देखना है तो मैंने देखिए जो भी लिया है यहाँ पे तो आप एक सेंटेंस पे फ़ोकस करिए। आप ये देखिए कि एक सेंटेंस कहाँ तक का होता है। तो एक सेंटेंस जो होता है ना वो फुल स्टॉप तक का मानिए। वो किसी भी कंक्लूडिंग जो साइन है वहाँ तक का मानिए। कोई क्वेश्चन मार्क आ गया, कोई एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, है ना? जैसे कोई भी सेंटेंस ये मानिए कि जहाँ पर ये साइन नज़र आए तो मान लीजिए कि सेंटेंस हो गया। जहाँ पर ये वाला साइन आए, तो मान लीजिए कि एक सेंटेंस हो गया। जहाँ पर ये वाला साइन आए, तब मान लीजिए कि एक सेंटेंस हो गया, है ना? तो इस प्रकार से आप थोड़ा-सा एक पहचान कर सकते हो मोटा-मोटी कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस कहाँ तक हम देखें, ठीक है? जहाँ कॉमा आता है, ये एक अल्प विराम है, मतलब थोड़े समय के लिए थोड़ा-सा पॉज़ लेना होता है, रुकना होता है, तो ये थोड़ा समझिए आप, ठीक है? तो ये कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ये भी हम समझते चलेंगे और बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको। और फिर बता दूँ कि जो नए अब चूँकि वही बच्चे देखेंगे इस सेशन को जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत पुअर है, जो शुरुआत करना चाहते हैं, जो चैनल पर नए हैं, ठीक है? या फिर आज जो नए जुड़े हैं। तो इसमें आपको ये भी देखना है कि भई मैंने आपको सब्जेक्ट हाइलाइट करके दिया है। जो येलो कलर में दिख रहा है आपको, ये उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है? जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये या तो कोई ग्रामर की बात हमें डिस्कस करनी है इसलिए मैंने हाइलाइट किया है, या फिर जो वर्ड है उसका हमें सिनोनिम देखना है। उसके वोकैब्युलरी के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से हाइलाइट कर दिया है। जो भी चीज़ें हाइलाइटेड हैं, अलग तरीके से ब्लू कलर से जो वोकैब की बात हम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर भी दे रखी हैं, ठीक है? अब इन वर्ड्स में जैसे ग्रीफ देखो, यहाँ पे ग्रीफ था, यही पैटर्न रहता है अपना। एडिटोरियल जो हम पढ़ते हैं पर डे उसका पैटर्न भी सेम ही रहता है। तो वही बता रहा हूँ कि आपको कई बच्चे तो यही कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं कि आखिर मास्टर चाह क्या रहा है, क्या पढ़ाना चाहता है तो उसको पता ही नहीं लगता। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग ये समझें कि मैं कैसे सेशंस को जो अपना 182, 183 ये डेज़ से कंटिन्यू चल रहा है सेशन, उसमें आखिरकार हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्या अप्रोच है। तो देखिए जो ये ब्लू कलर में हाइलाइटेड वर्ड है, जो वोकैब है डिफिकल्ट उसको मैंने यहाँ से उठा के और देखिए यहाँ भी रख दिया है, पेस्ट कर दिया है, ग्रीफ है। ये परस्यू दे रखा है, तो परस्यू वहाँ भी है। अटमोस्ट दे रखा है, तो अटमोस्ट है। परपेट्रेटर है, वहाँ भी है, ठीक है? और कोलैबोरेटर, ये कोलैबोरेटर है, ये मैंने हाइलाइट नहीं किया, माफ़ी चाहता हूँ। तो ये कोलैबोरेटर भी वहाँ पे है, ठीक है? इन वर्ड्स के क्या मतलब होते हैं इंग्लिश में, वो दे रखे हैं कि ग्रीफ का मतलब सोरो या सैडनेस है। मान लीजिए आपको ये भी नहीं पता कि सोरो या सैडनेस का मतलब क्या है, तो मैं इसको हिंदी में लिख दूँगा, कि इसका मतलब क्या है, ठीक है? तो ये मेरी तरफ से असिस्टेंस ये है कि आपको खुद से अगर आपके पास इतना समय नहीं है, एक ये भी कंप्लेन होती है स्टूडेंट्स की, सर इतना टाइम कहाँ मिलता है? केवल इंग्लिश ही को थोड़ी ना पढ़ना है, हमें और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जैसे खास करके एसएससी के विद्यार्थियों की बात करूँ, तो वो कहते हैं कि सर रीजनिंग भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, तो केवल इंग्लिश को टाइम कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। तो इसीलिए तो ये सेशन चल रहा है कंटिन्यू। कि चूँकि आपके पास समय नहीं है, आप बहुत व्यस्त जीवन में लीन हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं ना कि जो शाम को ये सेशन आता है 5 बजे, उस पे ईयरफ़ोन लगा के लाइब्रेरी में बैठ के ईयरफ़ोन लगा के या जहाँ कहीं भी आप पढ़ते हैं, जहाँ कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, एक नोटबुक लेकर बैठिए और बस इतना सा समझिए कि आप
आपको अपने आत्मा से ये पूछना है कि भाई मुझे ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही। आपको पता लगा कि ये चीज मुझे आ रही है तो चलने दीजिए, और आपको लगे कि ये चीज नहीं पता है, मुझे नई चीज है मेरे लिए, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। बड़ा सिंपल सा टास्क है। और दूसरे सेशन पे जब आप आते हो, जब नेक्स्ट डे आप फिर से सेशन को देखते हो, तो पिछली चीजों को रिवाइज कर लीजिए, फिर से पढ़कर आ जाइए। इतना सिंपल सा प्रोसेस होता है कोई भी पढ़ाई करने का, किसी की भी तैयारी करने का। ठीक है। और मुश्किल तो देखिए पहली बार पढ़ोगे और एक दो बार ही पढ़ोगे तो वो मुश्किल चीजें बनी ही रहेंगी जीवन में। अगर आप उस मुश्किल चीजों को आसान करना चाहते हैं तो उसका बहुत ही सीधा तरीका ये है कि उनको कंटिन्यू कीजिए, और काफी लंबे टाइम तक कंटिन्यू करो। जिन बच्चों ने 6 मंथ्स तक मेरे साथ वीडियोस देखे हैं, उनका इम्प्रूवमेंट आप उन खुद से पूछ लीजिए। काफी कमेंट्स भी आते हैं चैनल पर, आप पढ़ते होंगे कमेंट्स, कितने पॉजिटिव कमेंट्स हैं। ठीक है, वो मुझे तो खैर प्रोत्साहित करते ही हैं, लेकिन आपको भी वो एक ट्रिगर करना चाहिए, ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर सकता अगर ये कर सकता है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंग्लिश को कंटिन्यू कर सकते हैं इस चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर है क्या। सेंटर डिस्क्राइब्स, जैसा कि मैंने कहा, जो येलो कलर में है वो सब्जेक्ट है, तो सेंटर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। केंद्र, ये चूंकि हेडलाइन है। हेडलाइन क्या होती है, जो अलग से अखबार में बोल्ड लेटर्स में मिलती है। ठीक है, थोड़े से गहरे कलर में मिलती है, थोड़ा सा साइज जो है फॉन्ट का बड़ा होता है, वो हेडलाइंस होती हैं न्यूज़पेपर की। पता होगा ये तो आपको। अच्छा जी, उसमें हेडलाइन में आर्टिकल्स की गलतियां हो सकती हैं। आर्टिकल किसको बोलते हैं, ए एन द, इनकी गलतियां हो सकती हैं, तो वहां पे आपको टेंशन नहीं लेनी है। हेडलाइंस में आपको इतनी ग्रामर नहीं देखनी है। अच्छा जी, हेडलाइंस में और भी ग्रामर की कुछ गलतियां बस केवल समझाने के लिए हेडलाइन होती है कि आखिरकार हम चर्चा किस बारे में करना चाह रहे हैं, तो कुछ कीवर्ड्स ही वहां पे लिए जाते हैं, तो वहां पे ग्रामर हम नहीं देखते हैं। एक बात। दूसरी बात, हेडलाइंस आपको बहुत बार आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखने को मिलती है। हेडलाइंस किस टेंस में देखने को मिलती हैं, प्रेजेंट सिंपल में। अब ये तुमने बचपन में पढ़ा होगा, प्रेजेंट सिंपल, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, है ना। तो ये जो टेंस है, इसमें जनरली हमने देखा है ना कि ट्रांसलेशन के जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पे ता है, ते है, ती है मिलता है लास्ट में। क्रिया के एंड में ता है, ते है, ती है। जैसे मैं हमेशा आपको न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ, आप प्रतिदिन ये कक्षा अटेंड करते हैं, तो ता है, ते है, ती है आ रहा है लास्ट में। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसे हैं, प्रेजेंट सिंपल के। लेकिन न्यूज हेडलाइंस जो प्रेजेंट सिंपल में हो, अच्छा प्रेजेंट सिंपल का भी और थोड़ा सा आसान कर दूं मैं, जहां प्रेजेंट सिंपल बोल रहा हूं वहां पे मैं बातें इनकी कर रहा हूं। जहां मैं प्रेजेंट सिंपल बोल रहा हूं वहां पे बातें मैं वी वन के साथ एस और ईएस, डू या डज, इनकी बातें कर रहा हूं। ये प्रेजेंट सिंपल की कहानी है। ठीक है, अब प्रेजेंट सिंपल का मतलब ये सब है, वी है, वी प्लस एस और ईएस है, डू डज है। तो वैसे तो मीनिंग बताया मैंने, ट्रांसलेशन ताहे तेहे तीहे से निकालना है, लेकिन हेडलाइन जहां बात करते हैं वहां ताहे तेहे तीहे नहीं निकालना है। वहां क्या करना है, वहां हो सकता है कि वो टास्क जो है फ्यूचर में होना हो, भविष्य में होना हो, या फिर हो सकता है कि वो बात पास्ट में हो गई हो। तो दोनों सी संभावनाएं हैं, वो कॉन्टेक्स्ट देखकर, मतलब संदर्भ देखकर आपको पता लगेगा, पूरा आर्टिकल समझकर पता लगेगा कि बात हम प्रेजेंट की कर रहे हैं कि पास्ट की कर रहे हैं। लेकिन वो प्रेजेंट सिंपल में नहीं होता एटलीस्ट, अगर हेडलाइन की बात करें तो। सुनो अब, सेंटर डिस्क्राइब्स, ये डिस्क्राइब्स जो है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डिस्क्राइब, उसमें हमने क्या जोड़ा है, एस जोड़ा है, तो प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है। अच्छा जी, इसके आगे देखो प्रोमिसेस, तो प्रॉमिस के साथ हमने एस जोड़ दिया, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल है। लेकिन इसका अर्थ ता है, ते है, ती है में नहीं निकलेगा। सुनो अब, सेंटर डिस्क्राइब्स, सेंटर ने डिस्क्राइब किया, चूंकि ये घटना घट चुकी है रेड फोर्ट के पास, आपको पता होगा इस न्यूज के बारे में। रेड फोर्ट के बाद जो कार में एक्सप्लोजन हुआ था, विस्फोट हुआ था, उसकी बात हम कर रहे हैं, तो ये घटना तो घट चुकी है, तो पास्ट की बात है। केंद्र, सेंटर मतलब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार का मतलब पता है कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट हमारे केंद्र में बैठी है, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने डिस्क्राइब किया, पास्ट में ले रहा हूं मैं इसको, डिस्क्राइब किया मतलब वर्णन किया, एक्सप्लोजन, विस्फोट का। एक्सप्लोजन क्या होता है, विस्फोट, और एक्सप्लोजन बनता किससे है, तो एक्सप्लोजन बनता है एक्सप्लोड से। किससे बनता है, एक्सप्लोड से। एक्सप्लोड जो होता है वो क्रिया होती है, और एक्सप्लोजन जो होता है वो नाउन होती है। अब बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, हर दिन नहीं बता पाऊंगा ये चीजें, क्योंकि इतना बताऊंगा तो फिर मेरे से तो ये एक ही स्लाइड होगी, और तुम्हारा भी पेशेंस जवाब दे जाएगा कि बस इतना ही पढ़ना है, आगे हमें कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है। इसलिए कभी कभार हम ये ट्राई कर सकते हैं, ताकि जो बच्चे नए नए जुड़ते हैं
वो भी मुख्य धारा में आ जाए। तो केंद्र सरकार ने डिस्क्राइब किया, केंद्र सरकार ने वर्णन किया एक्सप्लोजन इन दिल्ली, दिल्ली में जो विस्फोट हुआ उसका किस रूप में किया? एज, इस रूप में किया। याद रखना, एज जब मैं ये कहता हूं कि इस रूप में, तो उस अर्थ में ये प्रेपोजिशन होता है। जब मैं एज के लिए ये बोलता हूं कि ये इस रूप में है, तो उसे हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। ठीक है। टेररिस्ट इंसिडेंट, टेररिस्ट क्या होता है? आतंकवादी। इंसिडेंट क्या होता है? घटना। तो ये आतंकी घटना हो गई। ठीक है। प्रोमिसेस जस्टिस, कॉमा लगाया है, तो यहां तक तो रुकिए। एक बात तो ये कही, दूसरी बात एक और कही है, प्रोमिसेस जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, और प्रोमिसेस का मतलब वादा करना। चूंकि आपने कहा डिस्क्राइब किया, वैसे ही यहां पे पढ़िए, प्रॉमिस किया जस्टिस का, न्याय का। तो केंद्र सरकार ने दिल्ली में जो विस्फोट हुआ उसको क्या माना? आतंकी घटना माना, और प्रॉमिस किया कि हम न्याय दिलाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये तो हेडलाइन है। अब हम आते हैं मुख्य आर्टिकल पर, और मुख्य आर्टिकल में आप ग्रामर की गलतियां भी निकाल पाओगे। बस ध्यान से ये देखो कि मैं किस अप्रोच से आगे बढ़ रहा हूं। अगर उसी अप्रोच से, खैर जो अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, या पहली बार अखबार पढ़ने का ठाना है आपने, तो आपको क्या करना है? सरसरी दृष्टि से एक सेंटेंस पढ़ लेना है। सरसरी निगाह से पढ़ने का मतलब कोई हेडेक नहीं लेनी है कि मैं इतनी चीजें कैसे फाइंड आउट करूंगा, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे अगला स्टेप में हम ये चीजें भी सीख जाएंगे। एक बार सरसरी निगाह से चीजों को पढ़ लीजिए। आपको अगर ये समझना भी शुरू हो गया कि आखिर इसमें लिखा क्या है, आपने जिस्ट भी इसका निकालना शुरू कर दिया, आपने चीजों को बेहतर ढंग से ये भी समझना शुरू कर दिया कि आखिरकार बात इसके इर्द गिर्द घूम रही है, तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो एक सेगमेंट है, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज जिसको बोलते हैं, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, ज्यादा लिटरल ट्रांसलेशन की वहां जरूरत पड़ती नहीं है। देखो, द यूनियन कैबिनेट, यहां से एक बात समझ लो, यूनियन कैबिनेट से पहले द लगेगा। यूनियन कैबिनेट क्या होता है? केंद्रीय। कैबिनेट क्या होता है? मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल, इसने क्या किया? वेंसडे को, इसको क्या पढ़ते हैं? वेंसडे, वेडनेसडे नहीं होता, वेंसडे। ऑन वेंसडे, ये ऑन बताऊंगा। एक बार सरसरी निगाह से देखो और कोशिश करो ये पता लगाने की क्या कह रहा है। देखो, यूनियन कैबिनेट ने वेंसडे को डिस्क्राइब किया, कार एक्सप्लोजन जो हुआ किसके पास? रेड फोर्ट के पास। किस रूप में डिस्क्राइब किया? टेररिस्ट इंसिडेंट है। एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करते हुए, ग्रीफ, दुख, दुख को बोलते हैं, ओवर द लॉस ऑफ लाइव्स, और ये दुख किसको लेकर था? जो जिंदगियां यहाँ पे लॉस हुई हैं, जिंदगियां जो गई हैं, उनको लेकर। एंड डायरेक्टिंग दैट, और ये डायरेक्ट करते हुए, ये निर्देश देते हुए कि इन्वेस्टिगेशन बी परस्यूड विद अटमोस्ट अर्जेंसी। ठीक है, कि जो जांच पड़ताल है उसको कंटिन्यू किया जाएगा बहुत ज्यादा जरूरी चीज के रूप में, टू ब्रिंग द परपट्रेटर्स, कि इससे जो दोषी हैं, आरोपी हैं, या कोलैबोरेटर जो सहयोगी हैं उन आरोपियों के, उनको लाया जा सके। एंड देयर स्पॉन्सर, उनके प्रायोजक जो हैं जिनके कारण इन्होंने ये सब किया, टू जस्टिस, ब्रिंग टू जस्टिस का मतलब होता है दंडित करना, विदाउट डिले, मतलब बिना किसी देरी के। ये लास्ट में डिले है भाई। ठीक है, बिना किसी देरी के। ये थोड़ा सा हमने एक आइडिया निकाल लिया कि ऐसे है, और ये आइडिया निकालना ही सीखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आपको केवल आइडिया निकालना ही सीखना है। ठीक है, ट्रांसलेशन लिटरल में इसलिए कराता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो कहीं किसी भी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन उनको अपना ट्रांसलेशन इंप्रूव करना है, उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी है, उनको बिल्कुल प्रिसाइज ट्रांसलेशन चाहिए होता है। इसलिए मैं ये सारा बताता हूँ, बाकी आप ऊपर ऊपर से देखकर समझकर भी अपना काम निकाल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। देखो, यूनियन कैबिनेट सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने कहा कि जो भी येलो कलर में होगा वो सब्जेक्ट है। अब इसकी वर्ब ढूंढते हैं। देखो, इस यूनियन कैबिनेट ने डिस्क्राइब किया, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, क्या डिस्क्राइब किया? किसको डिस्क्राइब किया? कार एक्सप्लोजन को। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। डिस्क्राइब किसको किया? ऑब्जेक्ट निकालते कैसे हैं? ऑब्जेक्ट के लिए हम मैन वर्ब निकालते हैं। मैन वर्ब क्या होती है? मैन वर्ब ऐसा समझ लो मोटा मोटी कि वो शब्द जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनती है, वो मैन वर्ब है। तो यहां डिस्क्राइब की फर्स्ट फॉर्म डिस्क्राइब, सेकंड फॉर्म डिस्क्राइब्ड, थर्ड फॉर्म डिस्क्राइब, तो ये क्या है? मैन वर्ब। इससे दो क्वेश्चन पूछने होते हैं, एक व्हाट से और एक होम से। अब ये प्रश्न पूछना आपको आना चाहिए, व्हाट का मतलब क्या और होम का मतलब किसे या किसको। अच्छा, ये बातें है ना बेसिक वाली, ये इंग्लिश मास्टर पर एक आरएएस की बेसिक सीरीज चल रही है।
इंग्लिश मास्टर जो अपना एक और चैनल है, वहां पे आरएएस परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए वहां एक अलग सीरीज चल रही है बिल्कुल बेसिक इंग्लिश की, तो वहां पे क्लासेस ले सकते हैं। वहां मैंने सब्जेक्ट निकालना, ऑब्जेक्ट निकालना और वर्ड कैटेगरीज की पहचान करना, पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान करना, वो सब सिखा रहा हूं। तो वहां पे भी आप जाके ये सब सीख सकते हैं। तो व्हाट और होम से प्रश्न पूछना है साहब, ठीक है। अच्छा, डिस्क्राइब क्या किया, तो व्हाट डिड द यूनियन कैबिनेट डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब किया, कार एक्सप्लोजन को डिस्क्राइब किया, ये आंसर आएगा। होम तो जनरली व्यक्ति का आंसर निकालेगा, किसको डिस्क्राइब किया, ठीक है। यहां व्यक्ति तो है नहीं, होम व्यक्ति के लिए आता है, तो कार एक्सप्लोजन को डिस्क्राइब किया, ठीक। अच्छा जी, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। और ये कार एक्सप्लोजन हुआ कब और कहां, ये हुआ तो वेंसडे को, ठीक है, इस डेट को हुआ। कहां हुआ, यहां हुआ। अब अगर ये साथ साथ होते, अभी तो क्या दूरियां हैं इनमें, ये समय, ये तो समय बता रहा है और ये बता रहा है प्लेस, ठीक है। अभी तो क्या दूर दूर हैं ये, लेकिन अगर ये साथ में होते, एकदम कंसेक्यूटिव ऑर्डर में, लगातार क्रम में ही आते, तो पहले रेड फोर्ट आता, फिर ये आता। पहले प्लेस आता है, फिर टाइम आता है, साथ में होने पर। चूंकि यहां जगह है इसलिए ऐसा नहीं है, पहले प्लेस आता है, फिर टाइम आता है, साथ में होने पर, याद रखेंगे, ठीक है साहब। डिस्क्राइब के साथ एज लगता है, ये ध्यान रखिए। किस रूप में डिस्क्राइब किया ये देना हो तो एज लगता है। किस रूप में डिस्क्राइब किया, कि टेररिस्ट इंसिडेंट है, ऊपर वाली बात तो रिपीट करी है इसने कि आतंकी घटना है। एक्सप्रेसिंग, बीच में ही देखो इसने क्या है, आईएनजी लगा दिया। अब कोई सेंटेंस चल रहा था, अपने स्टाइल से बह रहा है और बीच में ही आईएनजी ले लिया, तो उसको आप कहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या बोलूं मैं इसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये कब लेना है, जब सब कुछ फ्लो में चल रहा हो और बीच में आईएनजी आ जाए। इसको मैं और शब्दों में समझाऊं, तो जब दो काम दे रखे हों और उनमें से एक काम कंटिन्यूअस चले, तो दो काम किए, एक तो डिस्क्राइब किया, और डिस्क्राइब किया तो ऐसा बोलते हुए डिस्क्राइब किया, तो ये काम कंटिन्यू चल रहा है बोलते हुए, एक्सप्रेस करते हुए। एक्सप्रेस क्या होता है, अभिव्यक्त करना। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। यहां देखो जो वर्ड्स है उनका हिंदी लिख देता हूं मैं। इसका मतलब है दुख। परशु का मतलब है जारी रखना, या जारी रखना भी कह सकते हो और संचालित करना भी कह सकते हो। अटमोस्ट मतलब अत्यधिक, अटमोस्ट मतलब अत्यधिक। ये हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा ऐसे कंफर्ट फील हो। परपट्रेटर का मतलब है अपराधी, परपट्रेटर क्या है, अपराधी। और कोलैबोरेटर का मतलब है सहयोगी, और ये सहयोगी जनरली कौन सा होता है, अपराध में सहयोगी कह रखा है यहाँ पे। वैसे कोलैबोरेटर हमेशा ही नेगेटिव हो ऐसा नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन देखो। तो एक्सप्रेस करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों हुआ बता दिया मैंने कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान है आईएनजी। लेकिन हर जगह आईएनजी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होता, वो तभी होता है जब आपको दो एक्शन दे रखे हों, दो काम दे रखे हों और एक काम कंटिन्यूअस चलते हुए वो काम हुआ हो। तो डिस्क्राइब किया और ये करते हुए किया, इसलिए आईएनजी है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या जाहिर करते हुए, दुख। ग्रीफ का मतलब क्या पड़ा, सोरो या सैडनेस। किसको लेकर दुख, ओवर, ओवर यहां प्रेपोजिशन है। अच्छा, ओवर के दो ही रोल हो सकते हैं। ओवर तुम्हें कहीं पर भी मिलेगा जीवन में तो दो ही कंडीशन में मिलेगा, या तो ओवर एडवर्ब होगा, ठीक है, और या फिर ओवर प्रेपोजिशन होगा। एक बार मोटा मोटी बातें कर रहा हूं, ज्यादा बारीक हम नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि मैं फिलहाल बस इतना ही सिखाना चाहता हूं कि आप भी शुरू कर सकते हैं, आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं, आप भी अखबार आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ओवर क्या हुआ, ओवर हुआ प्रेपोजिशन या एडवर्ब। अब आपको ये पता लगाना हो कि साहब ये प्रेपोजिशन है कि एडवर्ब है। हालांकि होने को तो ये एडजेक्टिव भी होता है और होने को नाउन भी होता है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी जो एग्जाम में काम में आ सकता है वो बता रहा हूँ। अच्छा, आपको ये पता लगाना हो कि एडजेक्टिव है कि ये एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन अगर ये हुआ मान लो, तो ऐसे कंडीशन में तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाता है। प्रीपोजिशन अगर ये हुआ तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, प्रीपोजिशन कभी अकेला नहीं आता। तो यहां देखो ऑब्जेक्ट लग रहा है लॉस, ठीक है, एक शब्द आ रहा है बाद में, ये लॉस ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट जो भी होता है, चाहे सेंटेंस का हो चाहे प्रीपोजिशन का हो, वो हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट जो भी होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो देखो क्या व्यक्त करते हुए, दुख। दुख किसको लेकर, ये ओवर का मतलब यहाँ पे क्या है, इस ओवर का मतलब है रिगार्डिंग, इसको लेकर, इसके संबंध में, किसके संबंध में, जो लाइव्स, जिंदगियां, उनका जो लॉस हुआ है,
जो लोग मरे हैं उसको लेकर। एंड अपने दोनों साइड में सेम चीजें लेता है, एंड का ध्यान रखना विशेष। एंड अपने दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट में सेम चीजें लेता है, तो एंड के पहले एक्सप्रेसिंग है, एंड के बाद डायरेक्टिंग है, यहां आईएनजी है, यहां आईएनजी है। ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि मैंने इसको भी प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम दिया है। और निर्देशित करते हुए, ठीक है, क्या निर्देशित करते हुए कि द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल, और द क्यों लगाया, क्योंकि ये वो इन्वेस्टिगेशन है जो चल रही है अभी इस मामले की, है ना, निश्चित हो गया। बी परस्यूड, अब ये पैसिव है, ये बी के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव है। क्यों लगाया पैसिव, क्योंकि काम करने वाला यहां कोई नहीं है, भी जांच पड़ताल करने वाला कोई व्यक्ति तो दे नहीं रखा, और जब काम करने वाला कोई नहीं होता है तो वो पैसिव होता है। परसू का मतलब है जारी रखना, जांच पड़ताल जो है वो जारी रखनी चाहिए या जारी रखनी है, ठीक है। विद अटमोस्ट अर्जेंसी, विद क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है, विद क्या होता है, प्रेपोजिशन। अब ये प्रेपोजिशन है तो मैंने कहा था एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब एक दो बातें पकड़ के चल लोगे ना लगातार, तब भी काम हो जाएगा आपका। प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट देखो ये रहा, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, ये नाउन है। अच्छा, मैंने इसी को क्यों बोला, ये क्यों नहीं बोला, तो सोच के देखना। दो शब्द होंगे तो दूसरा एडजेक्टिव होगा, तीन शब्द होंगे प्रेपोजिशन के बाद तो तीसरा, सॉरी, दूसरा नाउन होगा, तीन हो गए तो तीसरा जो है वो नाउन होगा, मतलब ऑब्जेक्ट होगा। उससे पहले वाला, तीन होंगे तो उससे पहले वाला एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब होगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो यहाँ पे ये नाउन है तो मैं क्या बोल दूं इसको, ये एडजेक्टिव है। अब अटमोस्ट अर्जेंसी, अटमोस्ट मतलब बहुत ज्यादा दे रखा है ना, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, सुप्रीम। टू ब्रिंग द परपट्रेटर्स, कोलैबोरेटर्स एंड देयर स्पॉन्सर। देखो बात तो इतनी सी है कि इसमें बहुत ज्यादा अर्जेंसी, बहुत ज्यादा आवश्यकता, ये अर्जेंट से बना है। अर्जेंट क्या होता है, अत्यावश्यक, कहते हैं ना अर्जेंट वर्क है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, आपने एप्लीकेशन लिखी होगी बचपन में, वो अर्जेंसी है, ये नाउन बन गया। और अर्जेंसी किसकी है, ब्रिंग टू जस्टिस, न्याय दिलाने की, या ब्रिंग टू जस्टिस का मतलब वैसे होता है पनिश, पनिश लॉफुली, मतलब कानून के दायरे में रहकर और दंडित करना। या फिर क्या कह सकते हो, कल वाले एडिटोरियल में भी ये वर्ड आया था, ब्रिंग टू जस्टिस, या फिर कह सकते हो कि कानून के दायरे में लाना, ठीक है। और किस किस को लाना है, तो एक तो नाम दिया परपट्रेटर्स, ये नाउन है भाई। कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि द डिटरमिनर है, द आर्टिकल होता है, बिल्कुल आर्टिकल की ही बड़ी कैटेगरी डिटरमिनर है, डिटरमिनर में ही आर्टिकल आता है। क्या बोल रहा हूं मैं, डिटरमिनर में ही क्या आता है, आर्टिकल। तो आर्टिकल ए एन द होते हैं तीन, तो द आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल के बाद शब्द है ना वो नाउन हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल नाउन के लिए ही आता है। तो परपट्रेटर्स नाउन क्यों है, क्योंकि इसके लास्ट में एस है, बहुवचन बना रखा है। जिस शब्द को तुम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हो, जिस शब्द को तुम काउंट कर सकते हो, वो सब क्या होते हैं, नाउन। तो परपट्रेटर्स, कोलैबोरेटर्स एंड देयर स्पॉन्सर्स, ये सब क्या है, नाउन है। देयर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। कैसे, ये जो होता है ना, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, जितना भी तुम्हें समझ में आ जाए उतना रखना, ज्यादा स्ट्रेस लेके मत पढ़ना, धीरे धीरे, क्योंकि मेरी तो ड्यूटी बनती है मैं सारा बताऊं आपको, बाकी आप स्ट्रेस मत लो बिल्कुल भी, जितना समझ में आए उतना। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, क्या बोलते हैं इनको, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव आगे क्या है, नाउन है। तो ये तो हो गए परपट्रेटर्स, अपराधी दे रखा है, देखो वहां पे ऑफेंडर, कल्प्रिट, रॉन्ग डूअर। कोलैबोरेटर क्या होता है, ये होते हैं सहयोगी, अपराध में सहयोगी है यहाँ पे। और उनके प्रायोजक, स्पॉन्सर्ड बाई, सुना होगा, प्रायोजित किससे है, प्रायोजक जो भी हैं उनको दंडित करने की एजेंसी है। विदाउट डिले, विदाउट भी क्या होता है, एक प्रेपोजिशन होता है, विदाउट क्या है, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद में क्या लगता है, नाउन। तो ये डिले क्या है, नाउन है। प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, तो खैर ये तो नाउन है डिले, प्रोनाउन तो नहीं है, प्रोनाउन तो नाउन के स्थान पे जो शब्द आता है वो होता है। समझ में आ गई क्या मेरी बात, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं क्या समझाया मैंने। यूनियन कैबिनेट ने, अच्छा मैंने ये नहीं बताया कि ऑन क्यों लगा, तो कोई भी डे या डेट, जैसे ये तो डेट है और ये डे है, डे मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये वाले डेज, इनसे पहले ऑन लगता है अगर हम उसी दिन की बात करते हैं, उसी डेट की बात करते हैं। डे और डेट से पहले ऑन लगता है अगर हम उसी डे या उसी डेट की बात करते हैं तब। यूनियन कैबिनेट ने वेंसडे मतलब 12 नवंबर 2025 को
जो कार विस्फोट हुआ, दय लगा रखा है कि कार विस्फोट हुआ, वो निश्चित हो गया कौन से कार दुर्घटना की बात कर रहे हैं, वो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, इसलिए दय लगा रखा है। तो यूनियन कैबिनेट ने कार विस्फोट जो हुआ रेड फोर्ट के पास, अब ये रेड फोर्ट से पहले दय इसलिए है क्योंकि ये रेड फोर्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ऐतिहासिक स्मारक है। और तुमने बचपन में किसी न किसी बुक में जरूर पढ़ा होगा एक नियम कि ऐतिहासिक स्मारकों के नाम से पहले दय लगता है, जैसे रेड फोर्ट से पहले दय, ताजमहल से पहले दय, कुतुब मीनार से पहले दय, तो वो दय लग रहा है। ठीक है, और नियर यहाँ प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यूनियन कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वेंसडे को जो कार विस्फोट हुआ रेड फोर्ट के पास, उसे डिस्क्राइब किया किस रूप में, टेररिस्ट इंसिडेंट के रूप में, क्या व्यक्त करते हुए, दुख व्यक्त करते हुए, किसको लेकर, जो जिंदगियां वहां पे गई हैं, जो लोग मरे हैं उनको लेकर, और ये निर्देशित करते हुए कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी रहे, किसके साथ, बहुत ज्यादा अर्जेंसी के साथ, किस लिए, ताकि इन सब लोगों को दंडित किया जा सके बिना किसी देरी के। बात क्लियर है क्या, समझ में आ गई कहानी? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ को तो लग रहा है सर ऐसा ही क्यों नहीं पढ़ाते आप हमेशा? भाई ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं है, लेकिन आप समझो कि एक स्लाइड को समझाने में कितना समय लग रहा है, और सब बच्चे इस तरह के नहीं हैं। हर एक बच्चे को ध्यान में रखकर पढ़ाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारे दिनों से बहुत ज्यादा सेशंस वो ले चुके हैं, उनको ध्यान है, वो एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश को एक्सपेक्ट करते हैं, हालांकि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता हूं क्योंकि मुझे पता है कि क्राउड कितना किसका है। लेकिन मैं आपको उस धारा में लेके आना चाहता हूं, इसलिए मैं ये सेशन ले रहा हूं। आगे देखो, एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये एक आपको जगह बता रहा है, एट प्रेपोजिशन है। ठीक है, एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस समझते ही होंगे आप। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एट ही क्यों लगाया? क्योंकि ये एक पॉइंट बता रहा है। ठीक है, एट ही, आपको लग रहा होगा कि इन भी लगा सकते हैं, इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कहा, एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कहा? तो क्योंकि जब पॉइंट करते हो कोई चीज को आप, चाहे वो समय को पॉइंट करें, चाहे वो जगह को पॉइंट आउट करें, आप केवल एग्जैक्टली एक बिंदु विशेष की बात करते हो, तो वहां पे हम एट का प्रयोग करते हैं प्रेपोजिशन के रूप में। ठीक है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ए लगाया है ना, तो ए का मतलब होता है कोई भी, एनी। याद रखो, इस ए और एन को तुम एनी पढ़ना शुरू कर दो। ए और एन को क्या पढ़ना शुरू कर दो? एनी, मतलब कोई भी। एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं है, तभी तो पता रहेगा कि ए और एन अनिश्चित के लिए आता है, जो हमने रट लिया है ना स्कूलिंग में कि इनडेफिनेट आर्टिकल, नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल। तो मेरे भाई ये कहानी है उसके पीछे। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, तो अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव तो नाम है, और ये हैं क्या उसका परिचय दे दिया बीच में, केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने कहा, जैसा कि मैंने कहा येलो कलर में है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद इसकी वर्ब है वो ये है, ये वर्ब है। सैड सेकंड फॉर्म है भाई, से फर्स्ट फॉर्म होती है, सैड सेकंड फॉर्म होती है, और सैड थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अच्छा जी, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सेकंड फॉर्म ही क्यों है, क्योंकि ये दोनों तो सेम लग रहे हैं, सेकंड और थर्ड। ध्यान से सुनना बातों को, अगर कंटिन्यू करोगे तो ही काम की बात है। बस आज ही आए हो, ऐसे ही आ गए हो, ऐसे सजेशन में आ गया था वीडियो, तो चले जाइए कहीं और जाके देखिए, कुछ और करिए। रेगुलर पढ़ोगे तो ये काम की चीजें हैं। सैड है ना, वो सेकंड फॉर्म क्यों है? क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होती तो मैं इसको बोलता थर्ड फॉर्म। इसका मतलब थर्ड फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है, याद रखिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, क्या कहा? द कैबिनेट, अब जो भी कहा उसके आगे जोड़ दिया। कई बच्चों को यह भी खटक रहा होगा कि सर हमने तो बचपन में देखा है सेड के बाद दैट लगाना चाहिए, है ना? आप में से बहुतों ने देखा होगा सेड के बाद दैट, नरेशन पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना? लेकिन दैट जो है ना वो अंडरस्टूड होता है, उसको आप हटा भी सकते हो। खैर आपके नरेशन वाले पार्ट में मत हटाना, लेकिन कई बार तुमने देखा भी होगा ना कि दैट को ऐसे ब्रैकेट में दे रखा होता है, ऐसे करके, तो वो इसका मतलब ये है कि वो अंडरस्टूड है। वहां पे तुम दैट लगाओ नहीं लगाओ फर्क नहीं पड़ने वाला। खैर तुम्हें अगर नरेशन चेंज करना हो तो वहां तो लगा के आना तुम। तो ये क्या कह रहा है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट, अभी कैबिनेट से पहले दय है, बताया था, ये सब्जेक्ट, एक्सप्रेस्ड ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं तुम्हें काम की, कि जब किसी सेकंड और थर्ड फॉर्म का एंड ईडी ईडी से होता हो, जैसे एक्सप्रेस वर्ब है, एक्सप्रेस की सेकंड फॉर्म एक्सप्रेस्ड, थर्ड फॉर्म एक्सप्रेस्ड, ईडी ईडी लगेगा, इसको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब।
कैसी वर्ब है? रेगुलर। और ये रेगुलर नहीं होता, ऊ की मात्रा नहीं आती, रेगुलर वर्ब है, रेगुलर। ठीक है, तो ये कह रहा है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने व्यक्त किया, एक्सप्रेस किया, इट्स मैंने कहा, अभी देखो याद दिलाता हूं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वो वाला इट्स है कि यूनियन कैबिनेट जो जो कैबिनेट है उसने अपना, ये इस कैबिनेट का अपना हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का नाउन आता है, दो शब्द हैं, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। आप कहोगे सर शब्द तो और भी हैं, ये क्यों नहीं गिने? तो मैक्सिमम तीन ही शब्द हो सकते हैं, एक नाउन, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। जबकि एंड जो है ना वो कंजंक्शन होता है, तो ये कंजंक्शन बीच में आ गया, तो हम इस सीरीज को केवल यहीं तक गिनेंगे, आगे नहीं लेके चल सकते। ठीक है, तो कैबिनेट ने व्यक्त किया अपनी प्रफाउंड ग्रीफ, प्रफाउंड का मतलब होता है गहन, गहरा, है ना, डीप, इंटेंस या हार्ट फेल्ट। तो कैबिनेट ने अपना गहरा दुख व्यक्त किया, प्रफाउंड, प्रफाउंड बोलते हैं, प्रोफाउंड नहीं होता, प्रफाउंड, ओ की मात्रा नहीं आती। एंड ऑब्जर्व्ड 2 मिनट्स साइलेंस, ये ऑब्जर्व, वैसे तो ऑब्जर्व होता नोटिस करना, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व का मतलब है परफॉर्म करना। ठीक है, इस ऑब्जर्व का मतलब है परफॉर्म करना, और 2 मिनट का साइलेंस मतलब मौन रखा। ठीक है, और ये जो कॉमा होती है ऊपर, कई लोग सोचते हैं सर ऊपर कहाँ कॉमा, हमने तो आज तक जिंदगी में नीचे ही कॉमा देखी है। तो बेटा ऊपर जो कॉमा होती है उसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफे। ये जीनिटिव केस होता है। कौन सा केस होता है? जीनिटिव केस, संबंध कारक बोलते हैं इसको, संबंध कारक, जीनिटिव केस। ठीक है, चलो, अच्छा, अपोस्ट्रोफे जो होता है उसके पहले और बाद में दोनों साइड में नाउन होते हैं, तो यहां देखिएगा ये नाउन है, और इसके बाद ये भी नाउन है, तो दोनों साइड में नाउन आता है, चाहे आप पहले देख लो चाहे बाद में देख लो। और 2 मिनट का मौन रखा इन द ऑनर, किसमें? सम्मान में। ऑनर क्या होता है? सम्मान। दे क्या है भाई? डिटरमिनर है। डिटरमिनर के बाद क्या चाहिए आपको? नाउन, ये नाउन है। ओ, इसको अव या ओ बोलते हैं, इसको ऑफ नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं अव या ओ। ओ प्रेपोजिशन है, पता होना चाहिए, प्रेपोजिशन के बाद में फिर से नाउन है, सॉरी, नाउन है लेकिन दो शब्द हैं यहाँ पे, एक और दो, तीसरा नहीं गिन रहा क्योंकि तीसरा तो एडजेक्टिव है, और ये कैसे है बताता हूं, यहां तक समझो, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, लाइव्स के पहले एडजेक्टिव लगेगा नाउन के पहले। लॉस्ट जो है ना वो ऐसे है, इसको ऐसे शॉर्ट कर दिया, विच वर लॉस्ट, इस विच वर को इसने हटा दिया और केवल लॉस्ट ले लिया, और किसके बारे में है लॉस्ट? लाइव्स के बारे में, नाउन की विशेषता है तो एडजेक्टिव है ये। ठीक है, चलो, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने अपनी गहरा दुख व्यक्त किया और 2 मिनट का मौन रखा, निर्दोष जिंदगियां जो खो चुकी थी, जो लोग मर चुके थे निर्दोष लोग, उनके सम्मान में, ये इसका मतलब है। क्लियर है क्या? एक और चीज पढ़ते हैं, देखो आगे कह रहा है इट ऑल्सो, इट जो है वो सब्जेक्ट है, येलो कलर में है, और इट की वैसे वर्ड कैटेगरी या पार्ट ऑफ स्पीच जिसको तुम बोलते हो वो क्या होती है? प्रोनाउन। ऑल्सो बेटा हमेशा ही क्या होता है? एडवर्ब। और ऑल्सो का ध्यान रखना आप, ऑल्सो अपने स्थितियों के लिए भी जाना जाता है कि ऑल्सो लगेगा कहाँ पे, ऑल्सो अपनी पोजीशंस के लिए भी जाना जाता है कि ये लगेगा कहाँ पे, कहाँ लगता है? ये लगता है मैन वर्ब से पहले। ऑल्सो कहाँ लगता है? मैन वर्ब से पहले, अगर मैन वर्ब है तो। मैन वर्ब किसको बोलते हैं? जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बने, है ना, जिसमें एक्शन हो, तो उसको मैन वर्ब। तो ये अडॉप्टेड, अडॉप्ट से बना है, ये मैन वर्ब है, ये एडवर्ब है, तो ये इट की वर्ब हो गई। इसने, अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, या यहां पे इसका मतलब है पारित करना, इश्यू करना, है ना, अ रेजोल्यूशन या एक्सेप्ट करना भी हो सकता है। इसने एक प्रस्ताव, रेजोल्यूशन का मतलब है प्रस्ताव, रेजोल्यूशन बोलते हैं इसको, ये डिटरमिनर है, डिटरमिनर के बाद में नाउन है ये। तो इसने एक प्रस्ताव भी अडॉप्ट किया, इसने एक प्रस्ताव भी स्वीकार किया। स्टेटिंग, मैंने कहा फ्लो, फ्लो में आपकी बात ही पूरी नहीं हो रही, आप सोच ही रहे हो कि कुछ तो हुआ होगा, वैसे ही आईएनजी लगा दिया, तो ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो उसने एक प्रस्ताव भी अडॉप्ट किया। स्टेटिंग, स्टेटिंग का मतलब एक्सप्रेसिंग कह दो, सेइंग कह दो, है ना,
ये कहते हुए, ये व्यक्त करते हुए दैट कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्यों है? हमेशा कंजंक्शन नहीं होता, यहाँ क्यों है? क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट है और इसके बाद वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब अगर बाद में आते हैं तो ये कंजंक्शन है। दैट डिटरमिनर मैंने कहा था, ये तो समझ गया आ गया होगा आज के सेशन में। डिटरमिनर के बाद नाउन होता है, ये समझ में आ गया होगा। अब चूंकि ये वर्ब है तो ये तो मैन वर्ब है, क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनती है विटनेस, विटनेस्ड, विटनेस्ड। और ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मैन वर्ब की विशेषता कौन बताता है? मतलब मैन वर्ब से पहले कौन आता है? हेल्पिंग वर्ब। और याद रखिए हैज, हैव, हैड कुछ भी हो, ऐसे जहां पर भी एच आता हो, हैज, हैव, हैड, या कोई मॉडल के साथ में हैव, तो जहां पर भी आपको एच दिखता हो, क्या दिखता हो? एच। ये कहीं पर भी दिखता हो तो वो थर्ड फॉर्म लेके आता है अपने साथ, तो ये थर्ड फॉर्म आएगी इसमें हमेशा ही, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अच्छा जी। तो कंट्री ने, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, थोड़ा सा बचपन याद है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो देश ने, देश द लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि देश भारत की बात कर रहा है, पता लग गया हमें। तो देश ने विटनेस किया है, विटनेस का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस करना। विटनेस का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना। ठीक है, देश ने अनुभव किया है अ हीनस टेरर इंसिडेंट। हीनस का मतलब क्या है? हीनस एडजेक्टिव है भाई। क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि एक तो इसके लास्ट में ओयूएस है। ये जो लास्ट में लगने वाले शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं सफिक्स, और जो पहले लगते हैं उनको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। रिपीट कर रहा हूं, जो बाद में लगते हैं उनको बोलते हैं सफिक्स, जो पहले लगते हैं उनको बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये बाद में लगा है तो सफिक्स है। तो जनरली, हमेशा नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर बाद में ओयूएस लगता है तो हमेशा नहीं होता है, लेकिन जनरली, सामान्यतया एडजेक्टिव होता है। टेरर इंसिडेंट, ये यहाँ पे नाउन हो जाएगा। ठीक है, हीनस का मतलब है जघन्य, जघन्य मतलब क्रूर, और परपट्रेट का मतलब है अंजाम देना। परपट्रेटर तो थे अपराधी, और ये है किसी क्राइम को अंजाम देना, परपट्रेट। तो एक जघन्य आतंकी घटना, इंसिडेंट क्या होता है? घटना। परपट्रेटेड बाई, अब ये परपट्रेटेड ही क्यों है? क्योंकि यहां होना चाहिए था विच वॉज परपट्रेटेड, लेकिन विच और वॉज को इसने हटा दिया, तो इसलिए परपट्रेटेड बचा। किस लिए आ रहा है? इंसिडेंट के लिए। तो मैंने कहा कि नाउन के लिए जो आए वो एडजेक्टिव होगा, जैसे वहां था ना लाइव्स लॉस्ट, वैसा ही ये है थर्ड फॉर्म, और ये एडजेक्टिव है। बाई एंटी नेशनल फोर्सेज। एंटी जो होता है ये प्रीफिक्स होता है, इसका मतलब होता है अगेंस्ट। ये पहले जुड़ जाए, नेशनल फोर्सेस तो अलग चीज है, एंटी यहाँ पहले जुड़ रहा है, तो ये प्रीफिक्स है। ठीक है, राष्ट्र विरोधी ताकतें, इसका मतलब है राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र के विरुद्ध ताकतें, फोर्सेस। फिर समझो, इसने एक प्रस्ताव भी स्वीकार किया, ये एक्सप्रेस करते हुए कि देश ने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है एक जघन्य आतंकी घटना को। किसके द्वारा? राष्ट्र विरोधी ताकतों के द्वारा जो ये घटना घटी। द एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन से पहले द, क्योंकि पता लग गया विस्फोट कौन सा है, और द के बाद क्या लगता है? नाउन, तो ये नाउन लग गया। रिजल्टेड इन, रिजल्ट इन जहां भी आए वहां तुम फटाफट से दो तीन चीज लिख दिया करो। रिजल्ट इन जहां भी आए वहां तुम लिख दिया करो गिव राइज टू, वहां लिख दिया करो लीड टू। तो जहां पर भी तुम्हें लगे कि ये दे रखा है रिजल्ट इन, वहां वहां ये लिख दिया करो। इसका मतलब कोज भी हो सकता है, कारण बनना, परिणित होना, है ना। तो ये जो विस्फोट हुआ, इससे क्या हुआ? इससे कई लोग, फैटेलिटीज मतलब होता डेथ, कई लोगों की मृत्यु हो गई। मल्टीपल जो है वो नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ये नाउन क्यों है? क्योंकि एस दे रखा है, बहुवचन बना रखा है। फैटेलिटी ये एक वचन होता है, इसका प्लुरल बना रखा है फैटेलिटीज। ठीक है, बहुवचन जिसका बनता हो, गिना जा सकता हो, वो नाउन होते हैं। एंड कोज्ड इंजरीज, तो एक्सप्लोजन जो है उससे कई लोग मारे गए और कई लोग चोटिल हो गए। मतलब ये कोज्ड जो है ना, इसी का ही रूप है रिजल्टेड इन का, यही लिख दो मैं कोज्ड, एक ही बात है। तो इसने रिपीट नहीं किया रिजल्टेड इन को, बस कोज्ड लिखा है, एक ही बात है। इंजरीज मतलब चोटिल होना, टू सेवरल अदर्स, सेवरल डिटर्मिनर होता है भाई, और सेवरल का मतलब अनेक होता है। सेवरल के बाद में नाउन आता है, तो ये नाउन है। अदर्स बहुवचन संज्ञा आती है, सेवरल के बाद हमेशा बहुवचन संज्ञा आती है। रिपीट कर रहा हूं, इसने एक रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट किया, ये बोलते हुए कि देश ने क्या विटनेस किया है, एक्सपीरियंस किया है एक जघन्य आतंकी घटना को, जो कि
राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा अंजाम दी गई और जो विस्फोट है उसके कारण कई लोग मारे गए और कई लोग चोटिल हो गए और ये चोटिल कई लोग सेवरल अदर्स को कोज किया चोटिल होना तो कोज के बाद टू लगता है कि कोज किसको किया इंजरी इंजरी किस पे घटी है तो टू लगता है वहां पे भी ध्यान रखना मैंने मेरी पूरी कोशिश करी है और हमेशा पूरी कोशिश करता रहता हूँ कि भाई आपको पूरा समझ में आ जाए और आप बहुत बेहतर तरीके से इंग्लिश सीख सको लेकिन आपका भी सहयोग अपेक्षित होता है कि आप रेगुलर क्लासेस लो आप रिवीजन प्रॉपर इंटरवल पे करते रहो आप चीज़ों को बढ़िया से समझें और एक शेयर भी कर दिया करो वीडियो को बार बार मैं कहना ठीक नहीं लगता मैं बोलता ही नहीं हूँ वैसे ही ओके थैंक यू वेरी मच सी यू टुमारो एट 5 टिल देन नमस्कार थैंक्स अ लॉट